न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम आज स्टडी करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे आपको दो बात पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एक को हम पढ़ेंगे SN1 और दूसरे को पढ़ेंगे SN2। SN1 और SN2 का क्या मीनिंग है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जैसे ये RCH2Cl है और इसको अगर एक्वस KOH से रिएक्शन करा देते हैं, एक्वस KOH क्या करेगा? तो यहाँ पे आप देखो क्या करेगा, ये क्लोरीन को हटाएगा माइनस प्लस और ये पोटेशियम पे प्लस, इस पे माइनस। ये करेगा क्या, ये प्लस वाला माइनस से जोड़ देगा, मीन्स RCH2 और OH और KCl बाहर आ जाएगा। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस क्लोरीन को हटाया और इसके जगह पे OH लाके जोड़ देंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इसका दो पाथवे हो सकता है, एक को बोलेंगे SN1 है, दूसरे को बोलेंगे SN2। SN1 का क्या मीनिंग होता है? इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म आप ऐसे याद रख सकते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसको हम पढ़ते हैं बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। अब यूनिमॉलिक्यूलर और बाइमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूलिटी का वैल्यू 1 होगा, बाइमॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूलिटी का वैल्यू 2 होगा। तो मॉलिक्यूलिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलिटी को सिंपल सा बात में हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे PCl3 प्लस Cl2 ये देगा PCl5 और हम बोलेंगे कि इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलिटी हो जाएगा 2। क्यों? मॉलिक्यूलिटी होता क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच कमिंग टुगेदर बिफोर कन्वर्जन टू द प्रोडक्ट। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच कमिंग टुगेदर बिफोर कन्वर्जन टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनने से पहले जितना रिएक्टेंट साइड में होगा वही उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलिटी कहलाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलिटी का वैल्यू हो जाएगा 2। अगर हम और बात कर लेते हैं, 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2, है ना। और इसका मॉलिक्यूलिटी का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलिटी का वैल्यू हम इसको बोल देंगे कि ये 3 होगा। मॉलिक्यूलिटी का वैल्यू 1 भी हो सकता है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। प्रोडक्ट बनने से पहले जितना रिएक्टेंट साइड में होगा उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलिटी कहलाता है। ये तो आप बात ये समझे कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब हम इसका पाथवे को स्टडी करते हैं कि SN1 के केस में क्या होता है और SN2 के केस में क्या होता है। तो SN1 के केस में हम देखेंगे कि पहले Cl बॉन्ड टूटेगा, कार्बन लिविंग ग्रुप जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक करेगा एंड देन CNU बॉन्ड बनेगा। यहाँ दो वे यहाँ पे होगा, पहले टूटेगा फिर जुड़ेगा। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि लीवेज ऑफ Cl एंड फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। यहाँ पे एक साथ होता है, Cl बॉन्ड का टूटना और CNU बॉन्ड का बनना दोनों एक साथ होगा, तो उसको हम बोल देते हैं बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे अलग अलग होगा तो इसको हम बोल देते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो पहले इस बात को हम लोग स्टडी में ले लेते हैं, इसका पाथवे को पहले स्टडी करते हैं। पाथवे ऑफ SN1 में हम बोलेंगे फर्स्ट क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड एंड देन formation of CNU bond take place simultaneously, take place in a stepwise manner। हाँ, ये हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्लीवेज ऑफ Cl, L बोल रहे हैं लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप बढ़िया होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये लिविंग ग्रुप ऑर्डर है, आयोडीन बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। तो इसको हम स्टेप को ऐसे समझते हैं, ये कोई रिएक्शन है और ये कोई न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे ये करेगा क्या, Cl बॉन्ड टूटेगा और यहाँ CNU बॉन्ड बनाएगा, L माइनस बाहर करवा देगा। यहाँ पे स्टेप 1 क्या होगा, Cl बॉन्ड का टूटना, ये टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव और L माइनस आ जाएगा। और स्टेप 2 में क्या बोलेंगे
कि ये पॉजिटिव जैसे ही आया, यहां से न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पे यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। हुआ तो वही है कि इसको हटा के इसको लाके जोड़ेंगे, लेकिन ये 2 स्टेप में होगा और यहाँ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। SN1 के केस में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, इस बात को आप याद करोगे। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि S पहले टूटेगा फिर जुड़ेगा, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसका मॉलिक्यूलिटी कितना होना चाहिए था, तो 2 होना चाहिए था। एक ये और एक ये 2 होना चाहिए था, लेकिन हम बोलते हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूलिटी 1 होता है। क्यों? तो यहाँ पे इस बात को हम लोग लिख देते हैं ऐसे कि SN1 रिएक्टिविटी जो होता है, SN1 रिएक्टिविटी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे, बेस के कंसंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इस बात को इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है कि रेट ऑफ SN1 reactivity not depend upon concentration of base. It depend only upon कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं SN1 के केस में कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये फ्रंट साइड से भी जुड़ सकता है और बैक साइड से भी जुड़ सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से जुड़ता है तो उस बात को हम बोलते हैं रिटेंशन है, अगर बैक साइड से जुड़ेगा तो उस बात को हम बोल देते हैं इन्वर्जन है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ऐसा लेके दिखाते हैं आपको, जैसे CH3 है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, ऐसा। इसको अगर हम OH माइनस से रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो एक होगा ये क्या कि ये क्लोरीन को हटाएगा, इसके जगह पे OH लाके जोड़ेगा। मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप और यहाँ पे H। इसको हटा के इसके जगह पे डायरेक्टली जोड़ा है तो इसको हम बोल देंगे कि ये रिटेंशन है, रिटेंशन है। और दूसरा बात ये भी हो सकता है कि इसको हटाएगा जोड़ेगा पीछे से, मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे H और ऊपर CH3। इसको हम बोल देंगे कि ये इन्वर्जन है ना। ये इन्वर्जन है। इन्वर्जन किसको बोलते हैं? अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से जुड़ेगा तो उस बात को हम बोलते हैं इन्वर्जन है, अगर फ्रंट साइड से जुड़ेगा तो बोल देंगे रिटेंशन। क्लियर? तो इस तरीका से आप बात को समझोगे कि SN1 के केस में प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों बन सकता है, इन्वर्जन भी बनेगा और रिटेंशन भी बनेगा। इन्वर्जन और रिटेंशन जस्ट एक नाम है जिसको हम बोल देते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट साइड से जहां से हटाएगा वहीं पे जोड़ देगा तो रिटेंशन, और हटाएगा पीछे से जोड़ेगा तो बोल देंगे इन्वर्जन। और जहां पे दोनों होगा उसको हम बोल देते हैं एरेसेमाइजेशन का केस है। एरेसेमाइजेशन 100% रेसेमाइजेशन जनरली पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, 100% कहने का मतलब क्या, 50-50 होगा, जो नहीं होता है। जनरली होता क्या है, जनरली होता क्या है, तो हम बोलेंगे कि इन्वर्जन ज्यादा हो जाता है रिटेंशन से, है ना, इन्वर्जन ज्यादा हो जाएगा रिटेंशन से। इस तरीका से हम लोग ये बात करेंगे। और ये आपका SN1 के कैटेगरी में जाएगा। SN1 में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि रेट क्या होगा, रेट अगर लिखना होगा यहाँ पे कि रेट क्या होगा, तो रेट हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन, बेस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी ऑर्डर भी 1 हो जाएगा और मॉलिक्यूलिटी भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। SN1 के केस में ऑर्डर भी 1 हो जाएगा और मॉलिक्यूलिटी भी 1 हो जाएगा। 3-4 बात यहाँ पे हम लोग बोले, याद रखिएगा क्या क्या बोले। SN1 के केस में 2 स्टेप में बात होगा, पहले टूटेगा Cl बॉन्ड और उसके बाद जुड़ेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। और हम ये भी बोल रहे हैं कि SN1 जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा। SN1 के केस में इतना सारा बात आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड take place simultaneously। दोनों एक साथ होता है। क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड टेक प्लेस साइमल्टेनियसली।
दोनों एक साथ होता है, और यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इस तरीका से बात होगा। इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। और यहां से फाइनली इसको हम हटा देते हैं और इस तरीका से हम यहाँ पे ये काम करवा लेंगे। SN2 के केस में क्या होता है कि टूटना और बनना दोनों एक साथ होता है, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा और ये बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा। SN2 के केस में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ऐसा होता है और ये बैक साइड से जाके जुड़ता है। SN2 के केस में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बैक साइड से जुड़ता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि इन्वर्जन हो रहा है। तो हम ऐसे बोलेंगे, इन SN2 न्यूक्लियोफाइल attack from back side only, इसलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे इन्वर्जन हो रहा है। Therefore inversion take place in case of SN2 reactivity। मीन्स यहाँ पे रिटेंशन का बात नहीं करते हैं, SN2 के केस में इन्वर्जन का बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से जुड़ेगा, क्योंकि फ्रंट साइड में यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ता, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। SN2 के केस में न्यूक्लियोफाइल जो होता है सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से जुड़ता है, फ्रंट साइड से क्यों नहीं जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज स्टेरिक रिपल्सन होगा। अगर आप देखो कि ऐसे है और न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे आता है जुड़ने के लिए, तो क्या हो सकता है, जो आप देखो ये बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे स्टेरिक एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन टेक प्लेस। है ना, यहाँ पे हम ये बोलेंगे इसमें अस्टेरिक रिपल्सन भी होगा, क्योंकि ये बॉन्ड है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों में रिपल्सन होगा, तो इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और ये लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप कुछ ना कुछ फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, कुछ ना कुछ उसका साइज हो, और साइज की वजह से रिपल्सन देगा। तो यहाँ पे दोनों तरह का रिपल्सन होता है, जिसके वजह से न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से ना जुड़ के बैक साइड से जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन काम नहीं करता। अच्छा, दूसरी बात ये बोलेंगे कि यहाँ पे रिटेंशन नहीं होता है रिपल्सन के वजह से। हाँ, और ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि रेट जो होगा, रेट ऑफ SN2 अगर हम बात करेंगे कि रेट जो होगा, रेट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेस के कंसंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे। रेट जो होगा दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, मीन्स इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, और ऑर्डर जब 2 हो जाएगा तो इसका मॉलिक्यूलिटी भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मीन्स SN2 के केस में ऑर्डर भी 2 होगा, मॉलिक्यूलिटी भी 2 होगा, क्योंकि ये बेस और सबस्ट्रेट, इसको रिएक्टेंट कौन सबस्ट्रेट बोल रहा है, तो ये दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इस तरीका से हम SN2 को बेसिक तरीका से समझ सकते हैं, है ना। अब इसके बाद हम आगे का बात करते हैं इसमें। ये बात इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, टू सी SN1 reactivity, to see SN1 reactivity, we observe the stability of कार्बोकेटायन। SN1 रिएक्टिविटी को देखने के लिए हम लोग कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, और टू सी SN2 रिएक्टिविटी we observe how fast nucleophile attack on carbon atom। हम ये बोले कि कितना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस कार्बन एटम पे, मींस स्टेरिक रिपल्सन यहाँ पे देखेंगे। SN2 के केस में स्टेरिक रिपल्सन देखेंगे और SN1 के केस में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट देखेंगे। इस बात को आप ध्यान दो। अब हम एक क्वेश्चन इस पे ले रहे हैं, CH3Cl और CH3CH2Cl
और CH3 CH नीचे CH3 और Cl, और एक और ले लेते हैं CH3 C ऊपर CH3 नीचे भी CH3 और इधर Cl। इसका हम बात करेंगे तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ये वाला 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। डिग्री पहचानना आपको आता है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको ढक देते हैं, वो जितना कार्बन से जुड़ा रहेगा उतना डिग्री का अल्काइल हैलाइड होगा। अब इसके बाद हम ये बात करेंगे कि SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो हम बोलेंगे यहां पे कार्बोकेटाइन बनाइए, यहां पे बनेगा CH3 प्लस, एकदम सिंपल सा बात है, यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है मिथाइल केटायन से। SN1 रिएक्टिविटी का कार्बोकेटाइन का ऑर्डर हो गया। हाँ, तो यहाँ उसी तरीका से हम बोल देंगे कि 4 का ज्यादा हो जाएगा, देन 3 का होगा, देन 2 का होगा एंड देन 1 का होगा। 4 कहने का मतलब हम बोल देंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का होगा, देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का होगा, देन मिथाइल हैलाइड का होगा। ये हो गया SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसको आप याद रखोगे। SN2 के केस में क्या बोलते हैं कि हाउ फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दैट कार्बन एटम, किस पे इतना जल्दी, कितना आगे जुड़ेगा। यहाँ पे अगर आगे जुड़ेगा तो इसको रोकने वाला कोई पीछे से आगे जुड़ेगा, आगे से तो जुड़ेगा नहीं। SN2 के केस में क्या होता है कि टूटना और बनना एक साथ होता है, तो पहले से बॉन्ड अवेलेबल है तो रिपल्सन लगेगा तो यहाँ पे आगे जुड़ेगा पीछे से, तो कोई मना नहीं करेगा इसको जुड़ने के लिए, आराम से आगे जुड़ सकता है। जब इस पे आएगा जुड़ने के लिए तो ये वाला ग्रुप मना करेगा इसको, ये CH3 रिपल्सन देगा यहाँ पे। जब यहाँ पे आएगा जुड़ने के लिए तो इस पे 2 ग्रुप है, दोनों रिपल्सन देगा, और यहाँ पे जब आएगा जुड़ने के लिए तो इस पे 3 ग्रुप पहले से लगा हुआ है, यहाँ पे रिपल्सन और ज्यादा होगा। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा रिएक्टिविटी उतना कम हो जाएगा। फिर से सुनिए बात को, SN2 के केस में हम करते क्या है, बिना बॉन्ड को तोड़े जोड़ना है। क्योंकि आपको पता है SN2 में होता क्या था कि Cl बॉन्ड का टूटना और CNU बॉन्ड का बनना, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का बनना दोनों एक साथ होता था। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इस पे जब आएगा जुड़ने के लिए तो पीछे से आएगा जुड़ने, और यहाँ पे रोकने वाला कोई ग्रुप नहीं है अवेलेबल, आराम से इस पे जुड़ सकता था। जबकि क्या होगा, यहाँ पे जब आएगा जुड़ने के लिए तो ये वाला ग्रुप इसको रोकेगा, यहाँ पे आएगा जुड़ने तो 2 ग्रुप रोकेगा, और यहाँ पे आएगा जुड़ने तो 3 ग्रुप रोकेगा। तो जितना ज्यादा ग्रुप रोकेगा तो रिएक्टिविटी क्या होगा, उतना कम हो जाएगा। यानी हम बोल सकते थे SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ ऐसा होगा, SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ ऐसा होगा कि आप बोलोगे CH3X का ज्यादा होगा, देन 1 डिग्री का, देन 2 डिग्री का एंड देन 3 डिग्री का। ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इसका SN1 का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। और ये ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दोगे, ये आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि SN1 के केस में ये ऑर्डर होता है और SN2 के केस में ये वाला ऑर्डर होता है। क्लियर? इंक्रीज the chance of both SN1 and SN2 reactivity ऑर्डर। बढ़िया लिविंग ग्रुप जो होगा वो दोनों के चांस को बढ़ा देता है, SN1 के भी चांस को बढ़ा देगा और SN2 के भी चांस को। और लिविंग ग्रुप ऑर्डर हम लिख देते हैं, ये आपका लिविंग ग्रुप ऑर्डर है ना। सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप आपका आयोडीन होता है, देन ब्रोमीन होता है, देन क्लोरीन होता है, देन फ्लोरीन होता है। इसके बेसिस पे अगर हम एक क्वेश्चन करके देते हैं आपको, CH3 CH2 Cl अगर यहां पे हम बोल दें कि SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये दोनों 2 डिग्री का है, ये दोनों का अच्छा होगा। इससे SN1 के केस में कार्बोकेटाइन बनता था, उसमें भी इसका अच्छा होगा D का, देन किसका हो जाएगा C का।
अब ये दोनों में बात कर लीजिए, आयोडीन बढ़िया लिविंग ग्रुप है, दोनों 1 डिग्री का है, देन बी का एंड देन ए का, SN1 हो गया। SN2 का अगर हम बात करते हैं तो 1 डिग्री का अच्छा होगा। अब ये दोनों में किसका अच्छा होगा, बी का एंड देन ए का। अब ये दोनों में बात कर लीजिए, डी का एंड देन सी का। इस तरीका से SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर और SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर लिविंग ग्रुप जो होगा दोनों के चांस को बढ़ा देता है, SN2 के भी चांस को बढ़ाएगा और SN1 के भी चांस को इंक्रीज करा देता है। और एक बात और नोट करने वाला बात है, अगर SN1 SN2 ना बोले, आपको सीधे बोले यहाँ पे कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऑर्डर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको याद रखना है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर होता है, एसिड होता है, अल्कोहल होता है। हाँ, अगर इसमें बोल देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, यानी हम SN1 को फेवर करते हैं। जैसे ही पोलर मीडियम में बात करेगा तो SN1 को फेवर करना, और नॉन पोलर मीडियम का अगर हम बात करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर बात कर देगा तो यहाँ पे जैसे दिया रहेगा एसीटोन दिया रहेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है एसीटोन, DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड होता है, DMF होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड होता है ना। ये सब अगर दिया रहेगा तो वहां पे हम प्रीफर करते हैं SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर। इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि इस मीडियम में पूछ देगा आपसे, DMSO बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, इसको बोलते हैं एसीटोन, हाँ। DMSO का स्ट्रक्चर हो जाता है डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये वाला हो गया, ये हो गया DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। तो ये सब अगर मीडियम दिया रहेगा तो इसमें हम SN2 फेवर करेंगे, बोलेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एसीटोन, तो हम समझ जाएंगे कि SN2 का बात कर रहा है। अगर बोल देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन वाटर, तो हम बोल देंगे कि SN1 का बात कर रहा है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो SN1 और SN2 से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपका काम होना चाहिए।